नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th विषय हिंदी में एक प्रेमचंद की कहानी दो बेलों की कथा, इस कहानी के प्रश्न उत्तर आज की इस वीडियो में मैं आपको लिखवाने और समझाने वाला हूं। चलिए शुरू करते हैं। इसका पहला प्रश्न है कि कांजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती होगी। कांजी हाउस में जो पशु कैद थे उनकी हाजिरी प्रतिदिन क्यों ली जाती होगी। तो कांजी हाउस में उन पशुओं को रखा जाता था जो लावारिस होते हैं। एक प्रकार से उन पशुओं की देखभाल वहाँ पर की जाती है तथा समय समय पर उनकी नीलामी भी की जाती है। मतलब जो पशु अतिरिक्त होते हैं या फिर उनको कभी कभी समय समय पर अगर जैसे ही पशुओं की संख्या हो जाती है तो उनको बेचा जाता है, नीलामी की जाती है। वहाँ निम्नलिखित कारणों से पशुओं की हाजिरी ली जाती होगी। वो कारण निम्न है। हाजिरी लेने का जो पहला कारण है कि पशुओं की संख्या का ठीक ठाक पता रहे। जो जैसे एक दिन पहले जितने पशु थे वो बाद में वापस है या नहीं, कोई पशु भाग तो नहीं गया। पशुओं की सेहत की जानकारी तथा उनकी पहचान रखने के लिए। और अंतिम है, आवारा उत्पाद मचाने वाले पशुओं को अलग रखने के लिए भी हाजिरी जो है उनकी ली जाती होगी। दूसरा प्रश्न है, छोटी बच्ची का बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया। इसका उत्तर इस प्रकार से लिखना है कि छोटी बच्ची का बैलों के प्रति प्रेम उमड़ने के निम्नलिखित कारण थे। एक छोटी बच्ची है इस कहानी में जो उन बैलों को प्रतिदिन एक एक रोटी खिलाती है। तो इतना प्रेम जो वो बच्ची इन बैलों के प्रति दिखा रही है, इसका क्या कारण है। तो इसका जो पहला कारण है, छोटी बच्ची की माँ मर चुकी है। वह जो बच्ची है उसकी अपनी माँ मर चुकी है, जिस माँ ने उसे जन्म दिया, और वह सौतेलेपन का दर्द झेल रही है। अब उसकी माँ तो है लेकिन वह सौतेली माँ है, तो वह सौतेलेपन का दर्द झेल रही है। वह माँ के बिछड़ने का दर्द जानती थी। उसे लगा कि वे भी उसी की तरह अभागी है, यानी कि जैसे वह बच्ची अपनी माँ की के सानिध्य में जीवन यापन नहीं कर पा रही है, उसी प्रकार से इन बैलों के भी कोई नहीं है और वह भी अपने मालिक से दूर है। जिस प्रकार छोटी बच्ची को उसकी सौतेली माँ पेट भर खाना नहीं देती थी, उसी प्रकार यहाँ हीरा मोती के साथ भी सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। तीसरा प्रश्न है, कहानी में बैलों के माध्यम से कौन कौन से नीति विषयक मूल्य उभर कर आए हैं। बैलों के माध्यम से नीति विषयक मूल्य, यानी कि ऐसे मूल्य, ऐसे महत्वपूर्ण बातें जो अपने जीवन में हम उनका पालन कर सकते हैं। इस कहानी के माध्यम से निम्नलिखित नीति विषयक मूल्य उभर कर सामने आए हैं। पहला कौन सा है कि एकता में शक्ति होती, संगठन में शक्ति होती, बड़ी महत्वपूर्ण बात है। अपने साथ साथ दूसरों का हित भी सोचना चाहिए। दूसरी बात है, सच्चा मित्र मुसीबत के समय किसी भी स्थिति में साथ नहीं छोड़ता है। जो सच्चा मित्र होता है वह कैसी भी परिस्थिति हो उसमें वह साथ नहीं छोड़ता है। समाज के सुखी संपन्न लोगों को भी अन्य वर्गों की भलाई में योगदान देना चाहिए। जिस समाज में जो सुखी और संपन्न लोग हैं वह अन्य जो कमजोर लोग हैं उनकी उनकी संपन्नता को बढ़ाने के लिए, उनकी भलाई के लिए उन लोगों को योगदान देना चाहिए। आज़ादी बहुत बड़ा मूल्य है। इसे पाने के लिए मनुष्य को बड़े से बड़ा कष्ट उठाने को तैयार रहना चाहिए। अपनी आज़ादी के लिए संघर्ष करना चाहिए, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। चौथा प्रश्न है, प्रस्तुत कहानी में प्रेमचंद ने गधे की किन स्वभावगत विशेषताओं के आधार पर उसके प्रति रूढ़ अर्थ मूर्ख का प्रयोग न करते हुए किसी नए अर्थ की ओर संकेत किया। इसका मतलब है कि गधे को सामान्य तौर पर मूर्ख समझा जाता है। जैसे किसी मूर्ख को कुछ कहना हो तो उसको गधे शब्द का उपयोग किया जाता है। तो इस कहानी में प्रेमचंद्र जी ने गधे की जो स्वभावगत विशेषताएं हैं उसके प्रति जो मूर्ख शब्द जो प्रचलित है उसका प्रयोग उन्होंने नहीं करके किसी नए अर्थ की ओर उन्होंने संकेत किया है। तो ऐसा उन्होंने क्यों किया है। तो ऐसा कहने का कुछ कारण है कि गधे को उसके सरल स्वभाव के कारण मूर्ख का पर्याय समझा जाता है। गधे का जो सरल स्वभाव है इसी कारण उसको मूर्ख समझा जाता है। उसके स्वभाव में सहनशीलता भी देखने को मिलती है। ये उसका एक बहुत ही अच्छा गुण है कि वह सहनशील होता है। इस कहानी में लेखक ने गधे की सरलता और सहनशीलता की ओर हमारा ध्यान खींचा है। गधे में दो विशेष गुण कौन से होते हैं, एक तो सरलता होती है और दूसरा सहनशीलता होती है। प्रेमचंद ने स्वयं कहा है कि सद्गुणों का इतना अनादर कहीं नहीं देखा है। कि उसमें गधे में एक तो सहनशीलता है और दूसरा सरलता है। ये दोनों ही महान गुण हैं, महान ही सद्गुण हैं। तो सद्गुणों का इतना अनादर, क्योंकि इन दोनों महान गुणों की होने के कारण भी गधे को मूर्ख कहा जाता है। तो एक प्रकार से उसके गुणों का अनादर है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि सद्गुणों का इतना अनादर कहीं नहीं देखा, कदाचित इतना
सीधापन इस संसार के लिए उपयुक्त नहीं है। मतलब वो ये कहना चाहते हैं कि आज के संसार में इतनी सरलता और इतनी सहनशीलता उचित नहीं है, और अगर आप रखोगे तो फिर आपको मूर्ख समझा जाएगा। कहानी में भी उन्होंने सीधेपन की दुर्दशा दिखलाई है, मूर्खता की नहीं। पांचवा प्रश्न है कि किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी। ऐसी कौन कौन सी घटनाएं जिससे हमें ये प्रूव कर सकते हैं कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी। तो उसके लिए कुछ बिंदु हैं। दो बेलों की कथा नामक पाठ में एक नहीं अनेक ऐसी घटनाएं हैं जिनसे यह पता चलता है कि हीरा और मोती में विशेष तौर पर गहरी दोस्ती पाई गई है। जैसे पहला पॉइंट है कि दोनों बेल हल या गाड़ी में जोत दिए जाते और गर्दन हिला हिलाकर चलते। उस समय हर एक की चेष्टा होती कि ज्यादा से ज्यादा बोझ मेरी गर्दन पर रहे, क्योंकि हीरा और मोती दोनों गहरे दोस्त थे, मित्र थे। तो जब उनको बेल को हल में जोत दिया जाता तो गर्दन हिलाकर चलते थे। और विशेष बात यह थी कि हीरा और मोती दोनों प्रत्येक ये सोचते थे कि मेरे मित्र की तरफ कम बोझ रहे, मेरी तरफ ज्यादा बोझ रहे, तो खुद के ऊपर ज्यादा वजन लेना चाहते थे। दिन भर के बाद दोपहर या संध्या को दोनों खुलते तो एक दूसरे को चाट बूट कर अपनी थकान मिटा लिया करते थे, अपना प्रेम प्रकट करते थे। नाद में खली भूसा पड़ जाने के बाद दोनों साथ उठते, साथ नाद में मुंह डालते और साथ ही बैठ जाते थे। एक मुंह हटा लेता तो दूसरा भी हटा लेता था। जैसे ही नाद में भूसा डाला जाता तो वो एक साथ उस भूसे को खाने के लिए उठते, एक साथ उसमें मुंह डालते और साथ ही बैठ जाते, वापस बैठ जाते थे। और अगर एक मुंह हटा लेता तो दूसरा भी वहां से हटा लेता। मतलब दोनों में से अगर एक भी का भी भोजन अगर पूरा हो गया है तो दूसरा फिर ठीक है यार, अगर मेरे मित्र का हो गया तो मैं भी अब भोजन नहीं करूंगा। मटर खाते समय मोती के पकड़े जाने पर हीरा भी वापस आ गया। मटर खा रहे थे किसी खेत में, जब वो वहां से काजी हाउस से भागे थे तो एक खेत में मटर खा रहे थे तो मोती जो है बेल पकड़ा गया। तो उसके पकड़े जाने के कारण हीरा वहां से भागा नहीं, बल्कि हीरा भी वापस आ गया और दोनों ही कांजी हाउस में बंदी बनाए गए। कांजी हाउस की दीवार टूट जाने पर वे दोनों एक साथ ही भागते हैं और दड़ियल का मुकाबला भी करते हैं। अगला प्रश्न है छठवां, लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, यह भूल जाते हो। है ना, हीरा और मोती इन दोनों में से एक कह रहा है कि औरत जात पर सींग चलाना मना है। हीरा के इस कथन के माध्यम से स्त्री के प्रति प्रेमचंद के दृष्टिकोण को स्पष्ट कीजिए। यह कथन हीरा का है कि लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है। तो क्योंकि प्रेमचंद ने अपनी कहानी में इस कथन को स्पष्ट किया, तो कुल मिला के ये जो भाव है ना वो प्रेमचंद के हैं। तो प्रेमचंद इस कथन के माध्यम से स्त्री के दृष्टिकोण को किस प्रकार से स्पष्ट करना चाहते हैं। तो इसका उत्तर इस प्रकार से कि हीरा के इस कथन से यह ज्ञात होता है कि उस समय समाज में स्त्रियों की स्थिति अच्छी नहीं थी। समाज में स्त्रियों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता था और उन्हें शारीरिक यातनाएं दी जाती थी। वे पुरुषों द्वारा शोषित थी, यानी कि पुरुषों द्वारा महिलाओं का शोषण किया जाता था। इसलिए समाज में ये नियम बनाए जाते कि उन्हें पुरुष समाज शारीरिक दंड न दे, महिलाओं को शारीरिक दंड न दे, ऐसे नियम बनाए गए। हीरा और मोती भले इंसानों के प्रतीक हैं, इसलिए हीरा और मोती भले यानी कि अच्छे इंसानों के प्रतीक हैं, इसलिए उनके कथन सभ्य समाज पर लागू होते हैं। असभ्य समाज में स्त्रियों की प्रताड़ना होती रहती थी। लेखक नारियों के सम्मान के पक्षधर थे। वे स्त्रियों स्त्रियों तथा पुरुषों की समानता के पक्षधर थे। सातवां प्रश्न है, किसान जीवन वाले समाज में पशु और मनुष्य के आपसी संबंधों को कहानी में किस तरह व्यक्त किया गया है। किसान कृषि प्रधान जो समाज है उसमें पशु और मनुष्यों के जो आपसी संबंध होते हैं उनको किस प्रकार से इस कहानी में व्यक्त किया गया, प्रस्तुत किया गया है। तो पशु आदिकाल से ही मनुष्यों की साथी रहे हैं। सभ्यता संस्कृति के विकास मनुष्य और पशु एक दूसरे के पूरक हैं। किसान के लिए पशु तो वरदान के समान है। किसान हल चलाने, बोझ ढोने, पानी खींचने तथा सवारी करने के लिए पशुओं का प्रयोग करते हैं। और जूरी जो है वह हीरा और मोती को बच्चों की तरह स्नेह करता था, वह उन्हें अपनी आंखों से दूर नहीं करना चाहता था। इससे पता चलता है कि किसान अपने पशुओं से मानवीय व्यवहार करते हैं, यानी कि अपने पशुओं को भी एक प्रकार से मनुष्य समझते हैं और उनसे उतना ही स्नेह करते हैं। किसान पशुओं को घर के सदस्य की भांति प्रेम करते रहे हैं और पशु अपने स्वामी के लिए जी जान देने को भी तैयार रहते हैं। तो जितना प्रेम मनुष्य पशुओं से करते हैं उतना ही प्रेम पशु भी अपने पालकों से करते हैं। आठवां प्रश्न है, इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, वे सब तो आशीर्वाद देंगे।
मोती का यह कथन है, तो मोती के इस कथन के आलोक में उसकी विशेषताएं बताइए कि मोती के इस कथन में क्या क्या विशेषताएं जो उसने शब्द बोले हैं। तो मोती के उक्त कथन के आलोक में उसकी निम्नलिखित विशेषताएं प्रकट होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? तो वह विशेषताएं ऐसी है कि मोती का स्वभाव उग्र होते हुए भी वह दयालु है, कि उसने अन्य 5-10 पशुओं को वहां से मुक्त किया। तो एक प्रकार से दयालुता का भाव यहाँ पर प्रकट होता है। मोती सच्चा मित्र है, वह मुसीबत के वक्त अपने मित्र हीरा का साथ नहीं छोड़ता है। मोती परोपकारी और बुद्धिमान है, तभी तो वह कांजी होश में बंद जानवरों की जान बचाता है। परोपकारी है ना, और बुद्धिमान भी है। मोती साहसी है, वह हीरा की मदद से सांड को पराजित करता है। तो ये 4 विशेषताएं मोती की बताई गई है। अगला प्रश्न है, आशय स्पष्ट कीजिए। और इसमें जो 9.1 वाला जो क्वेश्चन है, अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। हीरा और मोती बिना कोई वचन कहे एक दूसरे के मन की बात समझ जाते थे। प्राय वे एक दूसरे की भलाई की बातें सोचते थे। यद्यपि मनुष्य स्वयं को सब प्राणियों से श्रेष्ठ मानता है, किंतु उसमें भी ये शक्ति नहीं होती कि वह दूसरे के मनोभावों को समझ सके। अक्सर वह स्वार्थ के कारण किसी दूसरे का हित सोचना नहीं चाहता। उस एक रोटी से उसकी भूख तो क्या शांत होगी, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। तो इसका उत्तर इस प्रकार से लिखना है कि हीरा और मोती गया के घर बंधे हुए थे, है ना। गया एक व्यक्ति है जो जूरी के ससुराल का रहने वाला है ना, उसका साला है। गया ने उनके साथ अपमानपूर्ण तथा सौतेला व्यवहार किया था, इसलिए वे क्षुब्ध थे। परंतु तभी एक नन्ही लड़की ने आकर उन्हें एक रोटी दी। यद्यपि उससे हीरा मोती की भूख तो नहीं मिटती, एक रोटी से क्या भूख मिटेगी बेलों की, कम नहीं हो सकती, भूख कम नहीं हो सकती। तथापि उन्हें बालिका के व्यवहार से प्रेम और अपनत्व का अनुभव कर लिया। प्रसन्न हो उठे, क्योंकि प्रेम ही आत्मा का भोजन है।